ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। सबको पता चल गया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। पर यहाँ पे कंडीशन ये थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, किसका बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ बेटा। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई? फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होते हैं और 3 पॉसिबल पाथवे हैं कि जिससे ये रिएक्शन फॉलो होती हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा था ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है सबको? अब ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात की थी हमने। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने बोला था कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में जब क्लोरीन ऐड करवाते हैं हम, तो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, देखो ये वाला मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है बेटा। क्या है, यहाँ पे प्लेटिनम के साथ एक मिथाइल ग्रुप, 3 क्लोरीन हो गए और 2 आपके ये पूरे जो ग्रुप में आपको दिखाई दे रहे हैं PMe2PH, ये दो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ क्लोरीन का, तो हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा बेटा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो मिथाइल और क्लोरीन बाहर चले जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, PtCl2 PMe2PH का होल ट्वाइस। क्लियर है सबको? और देखो यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है। क्लियर है सबको? बोलो बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, देखो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है वो है PtMeCl, PMe2PH का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है HgCl2। Hg की यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, जो प्लेटिनम और मिथाइल। मिथाइल आपका CH3 ग्रुप होता है, ठीक है, तो CH3 ग्रुप है आपका, तो क्या है, प्लेटिनम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उसके ऊपर अटैक करेगा। कौन, Hg। Hg यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, जो कि किसके ऊपर अटैक करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल प्लेटिनम और कार्बन का जो बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो जब रिएक्शन होगी तो आपका एक मिथाइल ग्रुप Hg और एक Cl बाहर चले जाएंगे, बाकी आपका क्या बच जाएगा, ये बचेगा। PtCl2 M PMe2PH का होल ट्वाइस। तो देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। क्लियर है सबको? इलेक्ट्रोफाइल कौन था यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल कौन था बताओ, Hg इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड हमने बताया था कि क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देखो वही है, सेम। देखो रिएक्टेंट सब में सेम लिया हुआ है, PtMeCl PMe2PH का होल ट्वाइस। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है बेटा, Ne3 नेगेटिव। कौन है, N3 नेगेटिव। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किसको रिप्लेस कर देगा, ये Cl को। ठीक है, इन दिस केस N3 नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर देगा Cl नेगेटिव आयन को और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, PtMeN3, ठीक है,
और PMe2PH का होल ट्वाइस। क्लियर है सबको? तो समझ में आया? हमने जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, तो हमने यही बात बोली थी कि जो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि रिप्लेसमेंट होते हैं यहाँ पे एक लिगेंड के दूसरे लिगेंड के थ्रू, और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया बेटा, 3 पॉसिबल पाथवे फॉलो करते हुए इनको प्रूव भी कर दिया। पहला था हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब बेटा क्या है कि यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उस रिएक्शन को हम उसकी रेट के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अभी तक जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस टाइप की रिएक्शंस क्या है, कॉमन है। पर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, जो थर्ड रिएक्शन दी हुई है प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए, उसको हम उसके रेट लॉ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आई बात? टॉपिक क्या है नेक्स्ट, समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में है उसके लिए जो एग्जांपल लेंगे वो क्या होगा, PTL2TX। क्या है ये? क्या है? PTL2TX। तो देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, एक्स लिगेंड का, किसके द्वारा, वाई के थ्रू। ठीक है, जो PTL2TX है, एक्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा वाई के थ्रू, तो वाई यहाँ पे रिएक्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स के साथ, और क्या बना देगा, PTL2TY, और एक्स आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी रिएक्शन है बेटा कि एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, जो Y है वो आपका क्या है, एंट्रिक न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड है जो कि एंटर कर रहा है, और X आपका क्या है, लीविंग लिगेंड है। क्लियर है? Y आपका एंट्रिंग न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड है और X आपका क्या है, लीविंग लिगेंड है। और जो T है आपका, T क्या है बेटा, T एक ऐसा लिगेंड है जो ट्रांस पोजीशन पे है, किसके, किसके, X के। जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, पर यदि हम प्रोडक्ट की बात करें तो T किसके ट्रांस पोजीशन पे है, Y के। क्लियर है? देखो इन पिक्चर्स में, इधर तो क्या है, T क्या है, ट्रांस है किसके, X के। इसमें क्या है, T क्या है, ट्रांस है किसके, Y के। क्लियर है? Y आपका एंट्रिंग न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड है, X आपका लिविंग लिगेंड है, T एक ऐसा लिगेंड है जो ट्रांस पोजीशन पे है। जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो X के, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो Y के। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, यहाँ पे काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालेंगे, काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे इसकी, तो यहाँ पे जो Y रिएक्ट कर रहा है आपका PTL2TX के साथ, तो जो Y है उसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या है, बहुत लार्ज है। क्या है, जो Y है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, जो हमारा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है इसके कंपैरिजन में X की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है।
ठीक है। तो हाई होने की वजह से हम जो इसकी कंसंट्रेशन है उसको क्या कर मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मान लेंगे किसकी कंसंट्रेशन को, वाई की कंसंट्रेशन को। क्लियर है। तो तुमने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, तो हम रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो हमारे पास, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसके आगे माइनस साइन लगता है, पता है सबको। और कितना टाइम पास हो रहा है वो उसके डिवाइड में d/dt होता है, और d जो ऊपर वाला है उसके साइड में कंसंट्रेशन टर्म में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख देते हैं। तो देखो ये जो लिखा हुआ है रेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस डी पी टी एल टू टी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी के। क्लियर है सबको। देखो जो हमारी रेट होती है, जो रेट है वो इक्वल होती है माइनस डी अपॉन डी टी के। और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन इन जर्नल हम ले ले, मान लो A प्लस बी चेंज हो रहा है आपका C प्लस डी में, तो जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो माइनस साइन लग जाता है, और जो आपके रिएक्टेंट है A और B और उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है सबको। इसी तरह से बी की करेंगे तो ये ऐड तो होते जाएंगे, अब आगे प्लस क्या होगा, प्लस का साइन लग के फिर माइनस डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। फिर जब हम बी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर क्या आ जाएगा बी। तो इस तरह से लिखते हैं हम। क्लियर है रेट को। तो यहाँ पे हमने y की कंसंट्रेशन को तो क्या मान लिया था बेटा, कांस्टेंट मान लिया था, तो उसको तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। किस किस की कंसंट्रेशन लेंगे, सिर्फ जो आपका प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PtL2TX। क्लियर है। ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा आपका ये वाला जो है। अब इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यदि हम इनको कंसंट्रेशन टर्म के बजाय कांस्टेंट की टर्म में लिखें तो जब हम ये ऊपर वाले रेट लेके चल रहे हैं, ये वाली लेंगे, तो इसके लिए K1 क्या हो जाएगा, K1 PtL2TX। पर यदि हम दोनों y की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ना माने और दोनों की कंसंट्रेशन लें तो वो हमारा K2 मान लेंगे हम, तो वो प्लस में हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया है। तो K2 PtL2TX और साथ में y की कंसंट्रेशन को भी हम कंसीडर कर लेंगे। ये जो रिएक्शन है समझ में आई। K1 तो है हमारा किसके लिए, PtL2TX के लिए, पर हमारा जो K2 होगा, K2 जो होगा वो दोनों की कंसंट्रेशन होगा PtL2TX और साथ में y की कंसंट्रेशन भी, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलाएगी, रेट निकलाएगा। क्लियर है सबको। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने कंसीडर कर करके बताया हुआ है बेटा कि यहाँ पे जो पहले वाली कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन किसकी है, कॉम्प्लेक्स की है, ये जो लाइन लिखी हुई है। ठीक है। y किसकी कंसंट्रेशन है, इनकमिंग लिगेंड की कंसंट्रेशन है। क्लियर है। हाँ जी। K3 किसके लिए लोगे बेटा, हमारे रिएक्टेंट तो दो ही तरह के थे, एक बार हमने y को कांस्टेंट मान लिया था और एक बार क्या है उसको कंसीडर कर लिया, उसके बाद कौन सी कंसंट्रेशन, कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा K3। हाँ, क्योंकि y की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो आपने कॉम्प्लेक्स लिया है। जो हम इनकमिंग जो एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल लिगेंड है वो अपनी कंसंट्रेशन, जब हमने काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन देखा तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। देखो इस पैराग्राफ में लिखी हुई है ये बात, ये जो लिखा हुआ है कि द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन वर स्टडी बाय मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ y इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
so that concentration of Y may be assumed to be constant. क्लियर है? अब जब हमने काइनेटिक रिएक्शन देखी तो हमने क्या देखा कि जो Y की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हमने कांस्टेंट मान लिया। एक बार कांस्टेंट मान के K1 निकाल लिया और एक बार उसको हमने कांस्टेंट नहीं माना तो हमारा क्या आ गया K2। आपके रिएक्टेंट दो ही है बेटा, तो आपके लिए एक बार तो K1 आएगा और एक बार K2 आएगा, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते कांस्टेंट। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब आगे देखो। फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स, अब हमने जब K1 और K2 को ऐड कर दिया तो हमारे पास रेट आ गई थी। ये जो है ये पैराग्राफ देखो अब, ठीक है। अब K1 प्लस K2 को हम ऐड कर रहे हैं, पहले ही ऐड किया भी हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो प्लेटिनम की कॉम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन है, तो वो तो क्या हो जाएगी, कॉमन निकल जाएगी। और Y हमारा K1 प्लस K2 और Y इनकी कंसंट्रेशन तो एक साथ लिख देंगे, और जो कॉमन आ रही है वो प्लेटिनम की है, तो वो क्या हो जाएगा PtL2TX। ये समझ में आया? अब जो आपका K1 प्लस K2 और जो Y है उसको हम क्या मान लेंगे, K ऑब्जर्व्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K ऑब्जर्व्ड। तो हम K1 प्लस K2 Y की जगह क्या लिख सकते हैं, K ऑब्जर्व्ड। फिर हम देखो क्या है, K1 प्लस K2 और जो Y है उसको हम क्या मान रहे हैं, K ऑब्जर्व मान रहे हैं। ठीक है, जब ये K ऑब्जर्व हो जाएगा तो हमारे पास जो रेट है वो क्या आ जाएगा, K ऑब्जर्व इंटू प्लेटिनम L2TX, यही रह जाएगा ना बेटा। ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। क्लियर है सबको? बोलो। देखो कुछ नहीं है, हमने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे Y हमारा एंटरिंग लिगेंड है और X आपका क्या है, लिविंग लिगेंड हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट हो गई। उसके बाद आपकी ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई हैं बेटा कि एक बार यदि हम जो Y है हमारा एंटरिंग लिगेंड है उसकी कंसंट्रेशन को हम हाई मान लें तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रेट क्या आएगा, वो K1 हो जाएगा। और जब हम उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं मानते तो भी हम क्या ले सकते हैं, उसके लिए दूसरा कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं जिसको हम क्या मान लेंगे, K2 मान लेंगे। जब हम उनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू Y, और जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या माना कि K1 प्लस K2 और Y है उसको हम K ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं, तो आपके पास रेट क्या निकल के आ गई, K ऑब्जर्व्ड इंटू PtL2TX। समझ में आया अब? ठीक है, चलो अब हम क्लास यहीं पे लीव कर रहे हैं। ओके, एंड कर रहे हैं क्लास का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी तक बच्चे क्लास में आ रहे हैं? चलो बेटा ठीक है, नेक्स्ट कल करेंगे हम क्लास में।